आप नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? हमें यकीन है कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है प्रोग्राम हेलो करियर में। अगर करियर से जुड़ा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है तो आप इन नंबर्स को मिलाकर हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0120258811 और 012066938849 और तीसरा नंबर है 9205287347। आपके साथ हूँ मैं चंद्रानी मुखर्जी और करियर से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे करियर एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद काजिम। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, आपका तहे दिल से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। सर, एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत शिद्दत की ज़रूरत पड़ती है और 12वीं के बाद किसी अच्छे कॉलेज में अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ एडमिशन लेने की ख्वाहिश सभी की होती है। तो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे? देखिए, अपनी ख्वाहिश करना बहुत अच्छी बात है और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और वो मेहनत 12वीं के इम्तिहानात में तमाम बच्चे कर चुके हैं और अब मौका है उनको अपने कैरियर के चुनने का। ऐसे में वो मुझे लगता है कि तय कर चुके होंगे कि उन्हें कौन सा कोर्स करना है, किस तरह की तालीम हासिल करनी है और कहाँ से तालीम हासिल करनी है और उन्होंने ये तय किया है। तो अभी दिल्ली में अगर हम लें तो तीनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए जा चुके हैं। ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और रिसर्च के लिए भी अप्लाई किए जा रहे हैं। खुसूसन अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कमोबेश 80 कॉलेजेस हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा इग्नू में भी कोर्सेज होते हैं। तो ये बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और अपने कैरियर के लिए इनको ये चाहिए कि अपने अच्छे कोर्स का इंतखाब करें और उस कोर्स में पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस ज़रूर रखें। अप्लाई करते वक्त इसका ख़ास ख्याल रखें ताकि उन्हें बाद में पछतावा न हो कि अगर हमने ये दूसरा कोर्स भी चूज़ किया होता तो अगर पहले में मौका नहीं मिला तो दूसरे कोर्स चॉइस के साथ हम आगे बढ़ें। और उनको बहुत घबराना नहीं चाहिए, बहुत आराम से कोर्स को चूज़ करना चाहिए, इसलिए कि यहाँ से उनकी मंजिल शुरू होती है। अभी वो स्कूल में हैं, स्कूल में थे और वहाँ से अब वो कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं और ये कॉलेज जो है ये एक तरह से कैरियर और जो खिलंड्रापन होता है स्कूल में वहाँ के बीच की मंजिल है और ये मंजिल तय करती है कि उनको क्या बनना है और उनकी मंजिल कहाँ होगी। जरा बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आपसे माजरत चाहेंगे। हमारे साथ कश्मीर से कॉलर जुड़ चुके हैं, फराज। हेलो जी फराज जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। जी, अपने सवाल पूछें फराज। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते फराज, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल यह कि मैंने मेहनत बहुत किया था। जो हमारा NIET का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने 499 मार्क्स लिए थे जी। तो जो कट आउट हुआ था वो हुआ 425 जी। तो मैं इसमें ड्रॉप हो गया, तो बहुत मेहनत करके ये हो गया। जी, आपने कौन सी कोर्स का नाम बताएंगे एक बार फिर से, सब्जेक्ट का? अपने सब्जेक्ट मेरा मेडिकल था। मेडिकल में, अच्छा, तो आपका ड्रॉप हो गया। तो इससे में घबराना नहीं चाहिए कि आपने बहुत मेहनत की और यकीनन मेहनत की होगी, तो आपको इससे बददिल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ये 4-5 जो पॉइंट से आप जैसे रह गए हैं, आप दोबारा मेहनत कीजिए और ये कहा जाता है, उर्दू में कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो आप शहसवार हैं और आप बहुत बुलंदी तक जाने वाले हैं और यहाँ से सीख लेकर के, यहाँ से सबक लेकर के आपको नए सिरे से, नई एनर्जी के साथ और उन नुकात को देखिए कि कहाँ आपसे मिस हुआ। आपने बहुत मेहनत की, कहीं 1-2 जगह ऐसा है जहां आपसे मिस हुआ है जिसकी वजह से ये आप कट ऑफ में नहीं आ पाए और अभी दोबारा आप मेहनत कीजिए और आपके सामने बहुत नहीं है मंजिल बहुत करीब आपके, क्योंकि बहुत करीब कर आप पीछे रह गए हैं। दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। नई एनर्जी के साथ, नई तवानाई के साथ आप फिर से तैयार होइए, इसके लिए बददिल ना होइए आप। और सर फराज काफी परेशान लग रहे थे, लेकिन एक बात बताइए सर, अगर इनका ड्रॉप हो गया तो क्या इन्हें फिर से शुरू से शुरुआत करनी या इनको कुछ और इनके पास तैयारी है? ये जो ड्रॉप हुए हैं ये बहुत थोड़े से ड्रॉप हुए हैं जैसा कि मैंने सुन पाया और उनकी तैयारी है। थोड़ी सी और अगर वो मेहनत करेंगे तो वो निकल। और मेडिकल में ऐसा ड्रॉप का कुछ ये नहीं है, ये तजर्बा उनको जो मिला है और ये जो पढ़ाई
कमाई उन्होंने की है, इससे उनको फायदा ही होगा कि दूसरे बच्चों से अब ज्यादा बेहतर रैंक उनका आएगा, ज्यादा बेहतर कॉलेज मिल सकता है उनको। अभी जो कहीं दूर दराज का कॉलेज उनको मिलता, वो अब ज्यादा बेहतर कॉलेज उनको मिल सकता है। अगला अटेम्प्ट जरूर लीजिए आप, और जरूर कोशिश कीजिए, आप बददिल ना हो, और बिल्कुल अफसोस करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है सर, आप इतनी यकीन से कह रहे हैं तो हम भी कह सकते हैं कि फराज इस बार जरूर कामयाब होंगे। और हमारे साथ कश्मीर से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी। हाँ जी, आदाब जनाब। जी हाँ सर, मेरा नाम है मोहम्मद जी। जी आप अपना सवाल पूछें, हम आपका जी। हाँ बोलो बोलो। जी आप अपने सवाल पूछें सर। हाँ, मैंने वो इसको 300 रुपया दिया महीने के लिए, मगर इसको वो 2-4 चैनल को बांध वो छिड़ा दो। हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं जनाब, आप फिर से फ़ोन करें और आप हमारा प्रोग्राम सुने। अगर करियर से रिलेटेड, आपका करियर से जुड़ा, मुस्तकबिल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0120258811 और 012066933849 और तीसरा नंबर है 9205287347। हमारे साथ हमारे करियर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद काजिम। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि दिल को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और उसने बचपन से ही कह सकते हैं ख्वाहिश तजा रखी है कि उसको उसी सब्जेक्ट में करना है, 12वीं के बाद वो देता है, उस सब्जेक्ट के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका एडमिशन उसमें नहीं हो पाता है, तो क्या उसको 1 साल ऐसी ज़ाया कर देना चाहिए या उसको 1 साल में कोई और कोर्स कर लेना चाहिए, कोई डिप्लोमा कोर्स की उसका वक्त ज़ाया ना हो? क्या देखिए, अगर उन्होंने किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी की है और प्रोफेशनल्स की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो, तो उसके लिए उनको उस टारगेट को रखना चाहिए अपने सामने। उस दरमियान में उसमें जो कोर्स मदद कर सकता है, जिस चीज से उनको और मदद मिल सकती है, उसका कोई एक डिप्लोमा कर लेना चाहिए, या फिर नए सिरे से उनको ये देखते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि कहाँ हमसे लैप्सेस हुए हैं, जैसे मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो वैसे में मेडिकल में बहुत थोड़े थोड़े जो है सिली मिस्टेक्स की वजह से वो रह जाते हैं बच्चे। अच्छा। और कभी कभी ये होता है कि एग्जाम हॉल में चूंकि जब वो पेपर दे रहे होते हैं, उस वक्त उनकी जहनी कैफियत क्या है, उस वक्त वो कैसा फील कर रहे हैं, वहाँ एटमॉस्फेयर क्या है, कभी कभी उसका भी असर पड़ता है। तो इसलिए उससे बददिल नहीं होना चाहिए, और उनको लगता है कि मेडिकल में हमें ये एक कोर्स मदद कर सकता है और आगे, तो वो कोर्स कर लेना चाहिए, वरना वो फ्रेश तैयारी शुरू करनी चाहिए उसको, और उस तैयारी के साथ फिर नेक्स्ट टाइम अपेयर होना चाहिए। और सर कहा भी गया है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो हमारे साथ रफत जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। हेलो जी, इनका कॉल कट गया है, लेकिन हम सर आपसे जानना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना रुतबा है, एक अपनी पहचान है, तो काफ़ी लोग जो हमारे इंडिया में रहते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए ये इतना आसान नहीं है जितना सुन के लग रहा है। तो आप हमारे दोस्तों को या हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन लेना हो तो उसको किस तरह की कोशिशें करनी चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ों को जहन में रखना चाहिए? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस है, थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। अच्छा कि जैसे मुश्किल इन मानों में ये है कि अभी बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं, तमाम रियासतों की बोर्ड के भी रिजल्ट भी आ गए हैं, और नेट पर, वेबसाइट पर पिछले साल के सारे कट ऑफ मौजूद हैं। अच्छा। कि कितने परसेंटेज पर किस कोर्स में दाखिले हुए थे, और इस साल वो दो कट ऑफ जो है वो बोर्ड के रिजल्ट पर भी मुनहसिर करता है। तो उस कट ऑफ में हम देख लें कि पिछले साल कितने कट ऑफ गए थे किस कोर्स के लिए, तो उस कट ऑफ के हिसाब से हम सिर्फ कॉलेज को ना बल्कि चूज करें, हम कोर्सेज को चूज करें, और उस कोर्स को मैं तो ये मशवरा दूंगा कि तमाम कोर्सेज में अप्लाई कर दें, क्योंकि फीस एक ही लगनी है। अच्छा। बाद में ये अफसोस ना हो कि हमने इस कोर्स में अप्लाई नहीं किया, हो सकता है इस कोर्स में मैं दाखिला ले सकती थी या ले सकता था, क्योंकि ये भी हमारी सेकंड चॉइस है। तो उनको कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज को चूज कर लेना चाहिए और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। जब कट ऑफ आए या कट ऑफ आने से पहले जो बीच के 4-5 दिन आपको मिलते हैं, उसमें आप फैसला कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स हम पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस हम दें, और उस कट ऑफ के दरमियान फिर आपको अपने जो मार्क्स हैं, जो बेस्ट 4 बन रहे हैं आपको, उस बेस्ट 4 के हिसाब से आपको टारगेट सेट करना चाहिए। आप ऐसा टारगेट ना सेट कर ले कि हमको तो इसी कॉलेज में पढ़ना है और हमारे मार्क्स उतने नहीं हैं, तो
उस मार्क्स के बुनियाद पर जितने मार्क्स आपके हैं आपको कॉलेज को ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से आप कट ऑफ देखें और उस कट ऑफ को देख करके अपने कोर्सेज चूज करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अगर पढ़ना है तो आपको फिर वही चॉइस होनी चाहिए, प्रेफरेंस। और अगर सिर्फ कोर्स पढ़ना है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको वो कोर्स पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए और रिजल्ट अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मीडियोकर की अब उतनी ज्यादा पूछ नहीं होती। आप जिसमें अच्छा कर सकते हैं वही करना चाहिए। कैरियर हर सब्जेक्ट में, बिल्कुल सर, और स्टूडेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल उसमें वो नहीं होना चाहिए, स्टेबल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नाटक से। हेलो जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नासिफ फ्रॉम गुलबर्गा कर्नाटका। जी राशिद, आप अपने सवाल पूछें। हमारा एक लड़का जो है एमबीबीएस किया है चाइना से, वो लास्ट 3 ईयर से वो एग्जाम दे रहा है, एफएमजी एग्जाम दे रहा है। वो ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये एमबीबीएस कर चुके हैं वो? जी एमबीबीएस कर चुके हैं, एमबीबीएस पास हो गया है। अच्छा, तो अब किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं वो? चाइना से उन्होंने एमबीबीएस पास, फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन, वो पास करना जरूरी है। हाँ, की तरफ से होता है। हाँ। और ये ऑनलाइन होता है एग्जाम, बहुत काफी टफ है। जी 5-5, 6-6 मरतबा लड़के अपियर हो रहे हैं तो पास नहीं हो रहे हैं उसमें। जी 5%, 10% ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, और ग्रेस मार्क भी नहीं है उसमें, एक नंबर भी फेल हो गया तो फेल हो जा रहा है। 150 चाहिए पासिंग के लिए आउट ऑफ 300 जी। तो 147 भी आ गए, 148 भी आ गए, तो एक दो ग्रेस मार्क भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, वहाँ ग्रेस मार्क नहीं होता है। फॉरेन जहाँ एग्जाम होते हैं उसमें मैं मशवरा दूंगा कि ऐसे कई काउंसलिंग सेंटर हैं जहां आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से, देखिए नॉलेज होता है बहुत से बच्चों के पास या ज़्यादातर बच्चों के पास नॉलेज होता है, उस नॉलेज को या उस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करना है कभी कभी वो हम लैक करते हैं या बच्चे उसको लैक करते हैं। चीज़ें हम जानते हैं लेकिन हम उसे डिलीवर नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा कि बच्चा खुद आप बता रहे हैं कि थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जा रहा है और एमबीबीएस कर चुका है वो, तो एमबीबीएस कर चुका है तो यकीनन वो ज़हीन बच्चे हैं, तो उनको कहीं एक काउंसलर, जो भी इस तरह के बहुत से कोचिंग सेंटर हैं, मैं कोचिंग सेंटर की बात नहीं करूंगा, कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं कि जो उनको आपके जहन को, आपकी अपनी बातों को कैसे डिलीवर करें और कैसे आप लिखें उसको या कैसे एग्जाम में अपेयर हों, थोड़ा सा उसके लिए उनको कहिए कि काउंसलिंग अगर आप लोगों के आसपास ज़रूर अवेलेबल होगा, या जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उनके कोई पेरेंट्स हैं तो उनसे थोड़ा सा वो मशवरा कर लें तो वो ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। उनके लिए मुश्किल मुझे नहीं लगता है कि होगा। थोड़ा सा, या जो अपने पिछले अपेयर हुए हैं वो उसको ज़रा सा एक बार एसेस करें कि कहाँ हमसे गलती हो रही है और कहाँ हम मिस कर रहे हैं। उसके ज़रूर कुछ वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं कुछ चीज़ें, उसको भी देखकर वो नेक्स्ट टाइम अपेयर हो, अगर हो थोड़ा कंसंट्रेट करके, परेशान ना हो, चूँकि बच्चे एक बार दो बार अगर फेल होते हैं या कामयाब नहीं हो पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं और उस एंग्जाइटी में, उस परेशानी में वो गलतियां होती रहती हैं। तो थोड़ा सुकून से उन्हें कहिए कि इस बार अपेयर हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर कामयाब होंगे। जी सर, मास कॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी इसमें चमक है, एक रौनक है कि 12वीं करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर मैं मास कॉम कर लूंगा 12वीं के बाद तो मैं आसानी से जर्नलिस्ट बन जाऊंगा या टीवी पे एंकर बन जाऊंगा या रेडियो में एंकर बन जाऊंगा। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये जर्नलिज्म वैसे भी ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत जिम्मेदारी से और बहुत चाबुकदस्ती से इस काम को करना होता है। तो ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो बच्चे जिनको भी, जो भी चाहते हैं कि अपना कैरियर वो जर्नलिज्म में बनाएं, तो उनको एक तो पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, उनको करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उनको अपना जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को अगर बहुत ईमानदारी से अगर आप करते हैं, उसमें आपको स्किल भी सिखाया जाता है, उसमें आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाया जाता है और उसमें आपको कैसे कंटेंट हासिल करना है वो भी सिखाया जाता है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास उस तरह का स्किल नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, या कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, जिसकी वजह से उन कंटेंट को आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो जर्नलिज्म बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत जिम्मेदारी वाला है
और वैसे भी बहुत अच्छे सहाफ़ियों की हमें सख्त ज़रूरत है, जो हमारे समाज को, हमारे मुल्क को बिल्ड करने में भी मदद करते हैं। ये कहा जाता है कि ये हमारा तीसरा पिलर है हमारे मुल्क का। तो बहुत अच्छा है, अगर एक अच्छे सहाफ़ी आप बनना चाहते हैं तो ज़रूर ये कोर्स कीजिए, एक अच्छे सहाफ़ी ज़रूर बनिए। और 12वीं के बाद भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां आपके पास ये अवेलेबल है, कि जैसे खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जर्नलिज्म का, कि जो आप 12वीं के बाद एडमिशन लेंगे और 5 साल के बाद आप मास्टर्स की डिग्री लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, इंटर्नशिप के साथ आप वहां से फारिग हो सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या आप तो सोशल मीडिया पर भी सोशल जर्नलिज्म भी आपके लिए ऑप्शन है। तो जर्नलिज्म के ऑप्शंस बहुत हैं। शर्त यह है कि आप उन स्किल को भी जानें और कौन सी बात कब और कहां से पेश करनी है, बहुत जरूरी है कि इसका इल्म आपको रहे और ये नॉलेज आपके जी, पास बिल्कुल रहे। आपसे माजरत चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। हेलो जी। हाँ सर, आदाब जनाब। जी आदाब, आप अपना सवाल पूछें। सर मेरा 300 रुपये वो छुड़ा दिया था महीने के लिए, मगर इससे 2-4 चैनल वो बंद है, वो छुड़ा दो मेहरबानी करके। जनाब, हम करियर से जुड़े सवाल यहाँ पे ले रहे हैं। अगर आपके मुस्तकबिल से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप हमें इन नंबर्स पर फ़ोन करके हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर से 0120258811 और 012066938449 और तीसरा नंबर है 9205287347। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हेलो करियर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का तहे से इस्तकबाल है प्रोग्राम हेलो करियर में। सर, मेडिकल एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो सब समझते हैं कि वो डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। तो आप ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कॉलेज को देखते हुए और अपने करियर को, मुस्तकबिल को देखते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अब मेडिकल जो फील्ड है अब पहले की तरह बहुत महदूद नहीं है। अब मेडिकल एक तो बहुत वसी हो गया है, बहुत फैल गया है, और दूसरे अब स्पेशलाइजेशन का जमाना भी आ गया है कि अब जो है कि एक ही हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो जनरल फिजिशियन पहले जो हुआ करते थे वो सारा इलाज कर दिया करते थे। अब जनरल फिजिशियन आपको एक इलाज करते हैं, उसके बाद आपको जरा सा भी उनको कुछ डाउट होता है तो स्पेशलिस्ट के पास वो भेज देते हैं। तो एक तो आपको मेडिकल कैरियर जब भी आप चूज करते हैं तो आपको एक अपनी पहले तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसलिए कि कहा जाता है कि डॉक्टर जो है बहुत से लोग उसको खुदा का दर्जा भी देते हैं, भगवान का, ईश्वर भी मानते हैं कि ये हेल्प देने वाले हैं। तो उन मानों में जब मेडिकल आप चूज कर रहे हैं तो एक तो ये कि आपको पूरी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। दूसरे, मेडिकल एक ऐसा कैरियर है जिसमें आपकी अपनी चॉइस अक्सर नहीं होती है। एक बार आप डॉक्टर हो गए तो पेशेंट या जो बीमार है उनके लिहाज से आपको अपना वक्त देना होता है। वहां फिर आपकी अपनी चॉइस नहीं होती है और आप उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके शफा के लिए, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए वक्फ हो जाते हैं। तो अगर ये डेडिकेशन आपके अंदर है तो ज़रूर मेडिकल फील्ड में आपको जाना चाहिए और उस तरफ आपको मतलब रुख करना चाहिए। दूसरे के अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना, अब इसमें रोज़ नई नई आ रही हैं, तो आपको अभी से अपनी आदत में इसको शामिल कर लेना होगा कि हम रोज़ अपडेट होंगे। और वो अगर आदत में आपके शामिल हो जाए तो आप बहुत अच्छे, न सिर्फ डॉक्टर बल्कि बहुत अच्छे फिजिशियन, बहुत अच्छे इंसान भी हो सकते हैं कि आप अपडेट हैं। और मेडिकल फील्ड में बहुत इरिटेट भी होते हैं कि एक मरीज़ बार बार आपको, उनको तो सिर्फ यह है कि हमें अच्छा हो जाना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे है। तो डॉक्टर कभी कभी इतना इरिटेट करते हैं, हम लोग खुद अपने उस प्रोफेशन में नहीं है लेकिन जिस प्रोफेशन में वहाँ भी ये होता है। तो मेडिकल में वो कभी कभी बहुत इरिटेट करते हैं, तो आपको बहुत पेशेंसली और बहुत ईमानदारी से मदद, यानी आधी बीमारी तो हम लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर से मिलने के बाद ठीक हो जाती है, कि डॉक्टर आपको अगर आपकी बीमारी बता दे या आपको उसका रास्ता बता दे दूर होने का, तो आधी बीमारी वहाँ दूर हो जाती है। और बहुत ज़्यादा आजकल जिस तरह से हम हर चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी होती है कि अच्छा ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो हर चीज़ पहले डॉक्टर एक दवा देते थे, कहते थे ये खा लो ठीक हो जाएगा, हम मुतमईन होकर आ जाते थे। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमें हुआ क्या है, पहले तो ये बताइए, उसके बाद इलाज कीजिए।
तो उसमें हमें बहुत पेशेंसली उनको इसको डिस्क्राइब भी करना चाहिए और बताना भी चाहिए और उसके साथ साथ उसका इलाज करना चाहिए। तो आधी बीमारी तो आप बात करके उनकी दूर कर सकते हैं, आधी का इलाज करना होगा। सर, आपने एक बात कही बीच में कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन वो तो हर फील्ड में आपको अच्छा इंसान तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने प्रोफेशन के साथ उतना जज नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक अच्छे इंसान होना सबसे हर फील्ड में अच्छा इंसान होना चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है कि डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर के आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ स्पेशलाइज ये कहा, वरना हर फील्ड में अच्छा इंसान तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे सर, हमारा जो प्रोफेशन है अभी हम आपसे, तो वो भी बड़े ही उम्मीद के साथ हमारे जो हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ रहे हैं, हर जगह एक अच्छा इंसान हो तो हर फील्ड में अच्छा कर सकता है, हर चीज अच्छा हो सकता है उससे। जी सर, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आजकल योग का बड़ा मतलब चारों तरफ आप देख रहे होंगे योग, तो क्या 12वीं के बाद अगर कोई योग में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, क्या उसका करियर हो सकता है बेहतर, या क्या आप बताएंगे हमारे? देखिए, योग का मामला है कि योग तो आप अपने हेल्थ के लिए, हम रोज योग करते हैं, कुछ चीजें कुछ कॉन्शियसली हम करते हैं, कुछ अनजाने में भी हम करते हैं, कई चीजें हमें शामिल हैं। तो अब जिस तरह से योग का आ रहा है, ये एक बहुत सारे ट्रीटमेंट योग के जरिए हो रहे हैं और उस तरफ भी लोग जा रहे हैं, लेकिन इस तरफ ज़्यादा उस तरह का एक्सपोजर नहीं दिखता है कि योग के ज़रिए भी हम कैरियर बना सकते हैं या उस तरफ हो सकता है। इस तरफ भी कैरियर तो है, लेकिन ज़्यादातर दिखता नहीं है और ज़्यादा अच्छे योग का इंस्टीट्यूट ऐसा हमारे पास ऐसा ये नहीं है जो हमें पूरे तौर पर ट्रेंड कर सके या हमें उस तरफ एक्सपर्टाइज ये कर सके। इसको जनरली हमने एक्सरसाइज के तौर पर या जनरल आम जिंदगी में इस तौर पर लिया है, लेकिन इस तरफ भी कैरियर हो सकता है, एक नया गोशा खुल सकता है हमारे कैरियर के लिए। ये यानी एक बहुत बड़ा रेंज यहाँ पे अभी आप नहीं बता रहे हमारे नाज़रीन को कि आप अभी फिलहाल तो उस तरफ नहीं, बिल्कुल है, उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस तरफ अभी चूंकि उतना एक्सपोजर नहीं है और उस तरह के कोई चीजें ये है नहीं, तो जी नाज़रीन हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद कासिम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नाज़रीन, अगर आज आप हमसे राब्ता कायम नहीं कर सके तो आप इसका अफसोस मत कीजिएगा, हम अगले हफ्ते फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।